नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम ऑक्सफोर्ड के हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन इस किताब की ब्रीफ समरी यहाँ पर देख रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 को शुरुआत की थी जिसका नाम है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इस चैप्टर में हमने सिम्टम इस टॉपिक को शुरुआत की थी। अभी तक हमने ईचिंग, ऑफ लेग, फटीग इसके बारे में थोड़ी प्राइमरी जानकारी जो इस किताब में दी है, इस चैप्टर में दी है, उसके बारे में डिटेल में देखा था। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो सिम्टम्स है उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं फीवर, राइगर्स और स्वेट के बारे में। सबसे कॉमन ऐसे सिम्टम है फीवर, राइगर्स और स्वेट। जनरल है, बहुत ज़्यादा लोगों में हमें, पेशेंट्स में हमें दिखाई देते हैं। तो इनके बारे में प्राइमरी जानकारी, बेसिक जानकारी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वेटिंग जो रहती है ना, मेनली नाइट स्वेटिंग, इसका मेन रीज़न जो हमें दिखाई देता है वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के कारण नाइट स्वेटिंग होती है। ये जो हम यहाँ पे 3 सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फीवर, राइगर्स और स्वेट, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अगर किसी को फीवर है तो उसको स्वेटिंग भी हो सकती है, या फीवर है तो राइगर्स भी आ सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड ऐसे सिम्टम्स है। हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि कोई भी अगर इन्फेक्शन है, जैसे कि टीबी है, ब्रुसेलोसिस है, या लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसीज़ है, मैलिग्नेंसीज है, ये सारे जो डिसीज़ कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशंस है, उनमें फीवर और स्वेटिंग ये बहुत कॉमनली हमें दिखाई देती है। राइगर्स के बारे में अब हम देखेंगे। राइगर्स क्या है? तो ये अनकंट्रोल्ड पैरोक्सिज्म्स ऑफ शिवरिंग विच ऑकर एज अ पेशेंट टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली। पेशेंट का टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होने के कारण जो अनकंट्रोल्ड पैरोक्सिज्म ऑफ शिवरिंग होती है उसे हम कहते हैं राइगर्स। ठीक है। अब स्वेटिंग एक्सेसिवली जो होती है उसे हम कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। ठीक है, हाइपर हाइड्रोसिस ये टर्म आपको ध्यान में रखना है। इसका मेन जो उसके जो रीजंस है, कॉजेस है, ये बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी टू फीवर इसका प्राइमरी या सेकेंडरी कॉज हो सकता है। पेन, एंग्जाइटी, अदर सिस्टेमिक कंडीशंस, अदर इसके सिवा और कोई सिस्टेमिक कंडीशंस जैसे कि मेनोपॉज हुआ, हाइपरथायराइडिज्म हुआ, एक्रोमेगैली, मैलिग्नेंसी, पैनक्रोमोसाइटोमा, अमाइलोइडोसिस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये सारे इसके अदर्स सिस्टेमिक कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। इसके कारण क्या होता है तो स्वेटिंग एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। इसके सिवा और भी इसके ज़्यादा स्वेटिंग होने की और भी कुछ कॉजेस है, जैसे कि विड्रावल्स। विड्रावल्स मतलब क्या? अगर कोई टोबैको विड्रावल्स हो गया, अल्कोहल विड्रावल्स हो गया, उसमें भी स्वेटिंग होती है। अगर कोई पेशेंट है वो कंटिन्यूसली टोबैको खाता है बहुत सालों से और उसने इतने में अगर टोबैको खाना छोड़ दिया तो उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। या इसके सिवा हार्मोनल ड्रग्स जो रहते हैं, किसी लेडीज़ पेशेंट को मेनली हार्मोनल ट्रीटमेंट अगर चालू रहती है तो उसमें भी एक्सेसिव स्वेटिंग की कंप्लेंट हमें दिखाई देगी। अब बेड साइड चेकिंग जब हम करते हैं, एग्जामिनेशन जब हम करते हैं, तो वहाँ पे हमें ड्रग की प्रॉपर हिस्ट्री लेना बहुत आवश्यक है कि उसको कौन से टाइप के ड्रग्स चालू है, कौन सी मेडिसिन चालू है, उसके उनके बारे में एक डिटेल में जानकारी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है। एग्जामिन नोट्स, जो लिम्फेटिक नोट्स रहते हैं, नेक में हुआ या सर्वाइकल हुआ, इंग्वाइनल है, जहाँ पे भी पेशेंट का बेड साइड एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ये जो लिम्फेटिक नोट्स है इनका एग्जामिनेशन हमें करना होगा, क्योंकि क्रोनिक अगर कोई डिसीज़ है तो वो फाइंड आउट करने के लिए। साइंस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म के साइंस हमें दिखाई देते हैं क्या पेशेंट में, उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। स्प्लेनोमेगाली है क्या, ये भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि फीवर, राइगर्स और स्वेट, इनके बारे में ये प्राइमरी जानकारी है। आगे आने वाले जैसे जैसे हम चैप्टर को कवर करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है। दूसरा जो सिम्टम है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? तो रात को जो हमारी नॉर्मल नींद रहती है, नॉर्मल हम जो नींद लेते हैं वो नींद नहीं आना, ठीक है, उसको कहते हैं हम इंसोम्निया। ये जो नींद रहती है, स्लीप जो है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लाइफ में। क्योंकि क्या होता है कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी, इसको रिफ्रेश करने का काम नींद करती है। नींद माइंड को, बॉडी को
रिफ्रेश करने का, रिजेन्युएट करने का काम करती है। अगर किसी पेशेंट को इंसोम्निया है तो डायरेक्ट हमें सेडेटिव देने की ज़रूरत नहीं होती और देना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, तो उसका कॉज क्या है, वो इंसोम्निया का मेन कॉज क्या है उसको फाइंड आउट करने की हम वहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद ही हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए। या बहुत सारे कंडीशंस ऐसे रहती है जिसमें हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ कंसल्टेशन दे के ही हम इंसोम्निया को ठीक कर सकते हैं। तो इंसोम्निया को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 3 टाइप के इंसोम्निया होते हैं। पहला तो होता है सेल्फ लिमिटिंग, दूसरा होता है साइकिक और तीसरा होता है ऑर्गेनिक। सेल्फ लिमिटिंग नाम में बताया है कि वो खुद से धीरे धीरे जैसा वक्त गुजर जाता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये हुआ सेल्फ लिमिटिंग। दूसरा है साइकिक। अगर कोई साइकिक डिसऑर्डर्स है तो उसमें ये इंसोम्निया हमें दिखाई देगा। तीसरा है ऑर्गेनिक। तो एक एक करके हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लेते हैं सेल्फ लिमिटिंग इंसोम्निया। सेल्फ लिमिटिंग उसमें क्या है, जैसे कि कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है जो इंडिया से फॉरेन अमेरिका गया है, यूएसए गया है, तो उसको जो जेट लैग होगा, जेट लैग के कारण इंसोम्निया हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद 1-2 दिन जैसे गुजर जाएंगे तो उसको वहाँ के एटमॉस्फेयर से वो मिल उसको मतलब एक आदत हो जाएगी, तो उसका जो इंसोम्निया वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जेट लैग हो गया, किसी को स्ट्रेस है, बहुत एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो रात को नींद नहीं आती, तो ये भी सेल्फ लिमिटिंग है। हमारे फील्ड में, डॉक्टरों की फील्ड में जब नाइट ड्यूटी लगती है, शिफ्ट वर्क रहता है नाइट का, तो हाँ, बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया की कंप्लेंट हमें दिखाई देती है। तो वैसे ये कंडीशन भी क्या है, सेल्फ लिमिटिंग। हमें एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एज बढ़ेगा, वैसे वैसे स्लीप का जो टाइमिंग है वो कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे जो रहते हैं, न्यूबॉर्न जो रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्लीप लेते हैं, बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं, 16 से 18 घंटे उनकी नींद रहती है। लेकिन जो ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं, वो आपने देखा होगा, आपके घर पे जो भी ओल्ड एज पर्सन रहते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि उनकी स्लीप का टाइमिंग जो है वो कम हुआ रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा, साइकिक इंसोम्निया। साइकिक इंसोम्निया में मेन क्या क्या कारण हो सकते हैं? डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, साइकोसिस, ये सारे कंडीशन साइकिक इंसोम्निया में इंक्लूड होते हैं। हमें यहाँ पे कॉज की ट्रीटमेंट करनी है, डिप्रेशन की ट्रीटमेंट का यहाँ पे करना पड़ेगा, एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या साइकोसिस की ट्रीटमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो इंसोम्निया अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो ग्रुप है वो है ऑर्गेनिक इंसोम्निया। ऑर्गेनिक इंसोम्निया ऐसे कुछ ड्रग्स है या ऐसे कुछ कंडीशंस है जिनके कारण इंसोम्निया की कंडीशन हमें दिखाई देती है। जैसे कि कुछ ड्रग्स, जैसे कि कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है, उसको कॉफ़ी लेने की बहुत ज़्यादा समय है, आदत है, तो कॉफ़ी में क्या रहता है? कैफीन रहता है। तो कैफीन के कारण उसको इंसोम्निया होता है। तो हमें ये कॉज हम यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं कि क्योंकि ये सारे जो रीज़न्स है हमें पेशेंट में उस वक्त देखने होंगे। तो एक एक करके हम रूल आउट करेंगे। अगर कॉफ़ी लेने की आदत है तो उसको ये वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन रहता है, उसके कारण उसको नींद नहीं आती। मेफ्लोक्विन जो है उसके कारण भी होता है। निकोटीन का विड्रॉल, अगर किसी पेशेंट ने बहुत सालों से वो टोबैको लेता था और इतने में हाल ही में उसने निकोटीन का विड्रॉल मतलब वो टोबैको खाना छोड़ दिया है, तो उसके कारण भी उसे इंसोम्निया की शिकायत जो दिखाई देगी। नॉक्चूरिया, अल्कोहल, या उसको अगर पेन है, दर्द होता है किसी चीज़ के कारण, तो उसको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया होगा। पेन में हम मेनली यहाँ पे देखेंगे कि एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन। एसिड रिफ्लक्स क्या होता है कि सोने के बाद उसका दर्द जो है या हार्ट बर्न जो है वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी हो सकता है। या किसी को एलर्जिक इचिंग है, रात को इचिंग आती है उसके वजह से। टिनिटस है, अस्थमा की शिकायत है, अस्थमा सोने के बाद बढ़ता है, इसलिए अस्थमा की कंडीशन। डिमेंशिया है, रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम ये मेनली एनीमिया में हमें दिखाई देगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सेरम फेरिटिन उसका चेक करना पड़ेगा। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहला उसको उसका जो मेन कॉज है उसको फाइंड आउट करना है। दूसरा है कि स्लीप हाइजीन, उसकी स्लीप हाइजीन जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे कि
दिन में अगर वो पेशेंट सोता होगा, डे टाइम नैप लेता होगा, तो उसको एडवाइस करना चाहिए कि डे टाइम नैप ना ले, ठीक है। और एक रेगुलर बेड टाइम रूटीन उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलना चाहिए। उसकी जो भी कोई बेडरूम जहाँ पे वो सोता है, तो वो सिर्फ वो सोने के लिए इस्तेमाल करने का सलाह देना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे बेडरूम में कभी खाना नहीं खाना चाहिए या कुछ काम नहीं करना चाहिए, बेडरूम सिर्फ सोने के लिए, ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद उसको अपने आप नींद आ सकती है। लेस कैफीन, निकोटीन लेस करना, कम करना। लेट नाइट वर्कआउट, अगर किसी को सुबह जल्दी काम पे जाना होता है और रात को लेट आते हैं, तो उसके बाद अगर कोई वर्कआउट करता है, ऐसी कुछ हिस्ट्री वो पेशेंट दे रहा है, तो ऐसे पेशेंट में भी हमें उसका वो लेट नाइट वर्कआउट जो है वो कम करना पड़ेगा। कीप स्लीप डायरी जो है वो मेंटेन करने के लिए बोलना है। म्यूज़िक और रिलैक्सेशन, रात को सोते समय म्यूज़िक सुनो, जो भी पसंद है वो बातें करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अपने आप नींद आ जाएगी। हिप्नोटिक ड्रग्स, अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत ही होती है हिप्नोटिक्स ड्रग्स की, सिडेटिव्स की, तो उसको फ्यू नाइट्स के लिए ही हमें ये हिप्नोटिक ड्रग्स देना है, ठीक है। हर रोज़ उसको देना नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव रहते हैं और रिबाउंड इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप करते हैं। और जिसको भी हम ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको हमें वार्न करना चाहिए कि ये टैबलेट लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करना है, या हेवी मशीन यूज़, कौन सा मशीन यूज़ जो रहता है वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंसोम्निया भी ख़त्म हो गया है। यह इस वीडियो में हमने देखा फीवर, राइगर, स्वेट्स और इंसोम्निया। ये जो दूसरा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं बताए हैं, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे जिस कंडीशन के बारे में हम देखेंगे, उससे रिलेटेड अगर कोई सिम्टम्स है तो वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। वो सिम्टम वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इस सिम्टम का जो टॉपिक है ये यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। तो ठीक है, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।